शहीद स्मारक पर शहीदों से बड़े नेताओं के नाम लिखवाना शहीदों का अपमान, अभय सिंह चौटाला। कई टेंडर हुए, लेकिन शहीदों के नाम अभी तक अंकित नहीं होना शहीदों का अपमान, अभय सिंह चौटाला। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में शहीदी स्मारक के नवीनीकरण कराने को लेकर वहां अंकित शहीदों के नाम को हटवाना भाजपा सरकार की शहीदों के प्रति ओछी मानसिकता का प्रतीक है। साल भर से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक शहीदों के नाम को अंकित नहीं कराया गया है। इस मामले में दोषी ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह कहना है इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का। वह शहीद दिवस पर शहीदों को नमन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले शहीदों के सम्मान के लिए पहल की थी। हरियाणा में शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियां, यह सब चौटाला सरकार की देन है। शहीदी स्मारक के नवीनीकरण पर कितना पैसा खर्च किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा सरकार शहीदों का सम्मान करने की बजाय उनका अपमान करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई 2021 को उपमंडल अधिकारी एवं प्रशासक नगर परिषद को पत्र लिखा गया था, जिसमें शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों के नाम 26 जुलाई कारगिल दिवस से पहले अंकित कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा 2018 से लेकर 2021 तक इसके 3 अलग अलग टेंडर लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक शहीद सैनिकों के नाम यहां अंकित नहीं किए गए, जबकि पहले से लगे पत्थरों पर जो नाम थे, उन पत्थरों को तोड़ दिया गया, जो सरासर शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 1999 को ही कारगिल युद्ध में इन शहीदों की बदौलत ही हमारे देश को विजय प्राप्त हुई थी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा वीरों की भूमि है। जब भी देश पर संकट आया है, यहाँ के वीरों ने देश के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया है। इसलिए इनेलो शहीदों का अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से पत्राचार कर यह जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा शहीदों का अपमान क्यों कर रही है और उनके नाम पर पैसों को लूटने काम क्यों किया जा रहा है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शहीद स्मारक बनवाए थे और हर एक शहीद का नाम पत्थर पर अंकित करवाया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों की शहादत को याद रखें। लेकिन बहादुरगढ़ के शहीद स्मारक से इन शहीदों के नाम को हटवा दिया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय में जिन योद्धाओं ने दुश्मन देश को करारा जवाब दिया, आज का दिन उनके नाम समर्पित है। और ये कारगिल जब हो रहा था, उस वक्त में हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर, देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री। इस कारगिल से पहले ना तो किसी शहीद की जो है डेड बॉडी उसके गांव आती थी या कस्बे और शहर में। उससे पहले जहाँ शहीद होता था, उनके परिवार को इतना कर देते थे। परिवार को इतना करने के बाद सम्मान के साथ उसको जिस धर्म और जाति का था, उसी के हिसाब से उसका आधा संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फैसला लिया था कि नहीं, जो शहीद होगा, जिस मिट्टी में पैदा हुआ है, जिस मिट्टी में बड़ा हुआ, जिस मिट्टी से देश की हिफाजत के लिए उसने अपनी शहादत दी, प्राण त्यागे, उसको उसी सम्मान के साथ उसी मिट्टी में दफनाया जाए, उसी में उसको अंतिम जो विदाई वहाँ दी जाए। उससे पहले एक चीज और भी थी, जो शहीद होते थे उनके पीछे परिवार को सरकार की तरफ से कोई ऐसी सहायता नहीं की जाती थी जिससे उस सहायता की वजह से उस गांव के अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों में इस बात का जज्बा पैदा हो कि हमें भी एक सम्मान मिलेगा और उसके बाद हमारी जिंदगी एक अच्छे तरीके से हम गुजार सकेंगे। चौटाला साहब ने सबसे पहले 10 लाख रुपए जो हमारे शहीद हरियाणा के उत्तर दिए थे, उनके परिजन को दिए।
और उनके साथ साथ उनको पूरे सम्मान के साथ उनके परिवार की एक सरकार ने दी, पेट्रोल पंप दिए गए, गैस की एजेंसियां दी गई, हर तरह की सुख सुविधाओं को प्रदान करी सरकार की तरफ से। और आपके बहादुरगढ़ के अंदर एक स्मारक उन शहीदों के नाम से बनाया गया जो हरियाणा के थे, जिन्होंने देश के लिए शहादत देने का काम किया। उन्होंने उन सब के नाम भी उस स्मारक पे लिखाए। लेकिन हरियाणा की बात है, जिस स्मारक पे हम अभी होकर के आए, या उनको नमन करने गए थे, या उनको श्रद्धांजलि देने गए थे, आज उन सब शहीदों के नाम वहां से हटा दिए गए। अगर आपने नवीनीकरण करना था उसका जगह का, मतलब था तो ये पैसे खाने का षड्यंत्र था। शहीदों की अपमान किया और वहीं कुछ जो सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उनके नाम के ऊपर भी पैसा खाया, कमीशन खाया। मैं तो प्रधान जी से कहूँगा कि आरटीआई में मांगो कि इस नवीनीकरण पे कितना पैसा खर्च हुआ है, ताकि असलियत सामने आए और कौन ठेकेदार थे इसको बनाने वाले, उनका नाम भी पता होना चाहिए कि वो किस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार है जो शहीदों का सम्मान करने की बजाय कहीं अपमान करने का काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन शहीदों को एक सम्मान दिया। हर व्यक्ति जो स्मारक पे जाए, जा करके उन शहीदों को याद करे। और आपकी सरकार ने किस व्यक्ति की ये शरारत है, आपकी जानकारी में है या नहीं है? अगर जानकारी में है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर नहीं जानकारी में है तो आपको तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और दोबारा से फिर उन शहीदों के नामकरण इन पे किए जाए। आज हमने जहाँ इनके प्रति, शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है, वहीं उसके साथ साथ पार्टी की मीटिंग रखी है। हमने 90 प्रभारी बनाए थे 90 विधानसभा क्षेत्र के, और हम अपने संगठन का विस्तार करने के लिए उन 90 प्रभारियों की आज मीटिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है। और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई है, एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि ये सम्मान पेंशन जो है किसी की आय नहीं देखी गई थी। इसमें ये पेंशन जो बनाई गई थी उसमें केवल उम्र देखी गई थी। जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो उसे पेंशन के रूप में 100 रुपये माहवार चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। और वो पेंशन अगर आप उसको काटते हो तो फिर हमें उन बुजुर्गों को साथ लेकर के आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा गया था, बुजुर्गों की पेंशन अगर फिर से बहाल नहीं की गई, फिर से जिनकी काटी हुई पेंशन पूरी जितने दिन से कटी उस दिन से लेकर के अब तक की नहीं दी गई, तो उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और इसी तरह दिल्ली के चारों तरफ बुजुर्गों को लेकर के बिठाएंगे और उसी तरह का आंदोलन लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 5 तारीख को इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मेमोरेंडम देगी और उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जाएगी। सर, मानसून सत्र भी आ रहा है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? किस तरह? मानसून सत्र में मैंने अपनी तरफ से कॉलिंग दी है
अलग अलग इश्यूज के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर पे दी है, बुढ़ापा पेंशन पे दी है, उसके साथ साथ बेरोजगारी पे दी है। ये जो माफिया खड़े हो गए धर्म के, शराब के, तेल के, इनके ऊपर दी है। इस तरह से 10 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन दी है। मेरे कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि प्रदेश के हर इशू पे सरकार से जवाब मांगा जाए। सर, कांग्रेस की और भाजपा की सारी भर्तियां हाईकोर्ट रद्द कर दी जा रही है और सरकार दावा करेगी खर्ची खर्ची और सारी भर्तियां करीब रद्द हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 जेबीटी के टीचर लगाए। उनको तो कांग्रेस वालों ने एक साजिश के तहत, क्योंकि वो 3206 की भर्ती हमारी बिल्कुल जेन्युइन थी। अगर कहीं वो गलत होती तो फिर उन टीचरों को हटाया जाए। वो टीचर नहीं हटा सकी बोर्ड ने, क्योंकि भर्ती बिल्कुल ठीक थी। लेकिन चौटाला साहब की साजिश के तहत केंद्र की उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने और यहाँ की सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग करके 10 साल की कैद कराई। हमारे वक्त में जितनी भर्ती हुई कोर्ट में चैलेंज हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोर्ट के द्वारा हमारा भर्ती की बात नहीं की। ना हमारे ऊपर कहीं भर्ती में ये ब्लेम आया कि कोई पैसे का लेन देन करके भर्ती नहीं। हम साजिश के शिकार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जितनी भी भर्तियां हुई अब तक, उनमें से 80% भर्तियां जो है वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी। टीचरों की भर्ती खारिज कर दी। अब इंस्पेक्टरों का नंबर लगने लगा। इसलिए खारिज हो गई है कि इनमें जितने लड़के इंस्पेक्टर लगाए गए वो सारे के सारे कांग्रेस के एमएलए या कांग्रेस पार्टी के संगठन के जो लोग थे, उनके भतीजे हैं, उनके बेटे हैं, उनका कोई ना कोई उनसे ब्लड रिलेशन है। और वो सारी चीज इंक्वायरी हो तो सारी चीज सामने आ जाती। और वहां तो ऐसा भी हुआ है कि भर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा हुआ, एग्जाम किसी और ने दिया, फोटो। तो फिर ऐसी जो भर्तियां होंगी उसमें तो मान के चलो कि सबको बाहर होना। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं पर्ची और खर्ची बंद कर रहा हूं। मैंने पर्ची खर्ची खत्म कर दी। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए। सिर्फ एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी है, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था और मुख्यमंत्री का अपना ऑफिस जो है वो भी इन्वॉल्व है। अगर उसकी इंक्वायरी हो, सीबीआई को दे दी जाए या कोई न्यायिक जांच हो उसकी, तो 100% ये लोग पकड़े जाएंगे। मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई। इस अखबार में खबर देखते थे फरीदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया हुआ। अब उसने वहां स्टेटमेंट दी कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे। आज की तारीख में आप रिक्शा वाले से जाके पूछ लो, आप किसी दफ्तर के चपरासी से पूछ लो, किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी सामाजिक संगठन के आदमी से पूछ लो, किसी राजनीतिक दल के आदमी चाहे बीजेपी जेजेपी वाले से पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि सबसे ज्यादा माल अगर किसी ने कमाया तो उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत चौटाला है, जिसने चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो गिरवी रख दिया और पैसा खा करके उनको नाम को भी कलंकित करने का काम किया। छाछ तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोलने लगी, वो भी ये कहने लगे। इनके ऊपर तो कितने आरोप हैं पैसे खाने के। ये तो विधानसभा में मुझे, जब मैं इनकी चर्चा करता हूँ तो कई लोग तो खड़े होकर के चले जाते हैं और स्पीकर जो है वो मुझे फिर एक ही बात कहता है, अवैजी टाइम खत्म हो गया, अवैजी टाइम खत्म हो गया। अवैजी का टाइम जिस दिन आ गया उस दिन आप मान के चलो जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है उन लोगों से पाई पाई वसूल करेंगे। सारा पैसा प्रदेश की जनता के हित खर्च करेंगे
जिन लोगों ने लूट मचाई है उन लोगों को ये तो जेल की सलाखों के पीछे किसी को भेजेंगे कि नहीं, मैं हर हालत में। तो लुटेरों का राज है, जो पर्ची खर्ची खत्म करने की बात करें वो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे। आज सरकार नहीं है, आज तो जिस तरह से अलग अलग माफिया खड़े हुए, ये भी एक माफिया है, एक गिरोह है जो सरकार चला रही है। सर माफिया की आपने बात की, कानून व्यवस्था निकालेंगे, टेंशन भी आपने दिया विधानसभा में, कानून व्यवस्था का मतलब हो रहा है डीएसपी का खत्म हो जाता है, विधायकों को धमकियां मिल रही है। आप सुरक्षित नहीं, आप भी ये मानते हो कि आप भी सुरक्षित नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विधायकों को सुरक्षा प्रदान करें। हमारा जो स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो रोज अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, रोज कहते हैं कि एमएलए की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। आप एमएलए की सुरक्षा तो कर सकते हो, आम आदमी की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है? आम आदमी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। आम आदमी को सुरक्षित करो, एमएलए तो अपनी सुरक्षा अपने आप ही कर लेगा। जब आम आदमी सुरक्षित हो जाएगा तो एमएलए को किस चीज का डर होगा? आज ऐसे लोगों को सुरक्षा दी हुई है, मैंने डिटेल मांग रखी है, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। जवाब आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, विधानसभा में भी इस बात की चर्चा करूंगा, पूछूंगा कि किन किन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर अनेक तरह के आरोप हैं, जो अलग अलग माफियाओं के साथ जुड़े हुए, कोई शराब के कारोबार में जुड़ा हुआ है, कोई नशे के कारोबार में जुड़ा हुआ है, कोई रेत का माफिया है। सब ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जो लूटने में लगे। आपको एक उदाहरण बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जो है, उनके साथ सुरक्षा की 2 गाड़ियां थी, पायलट और स्कॉट चल रहे। बाकी पार्टियों के भी तो अध्यक्ष होंगे, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को कोई सुरक्षा नहीं है। ये तो बीजेपी वाले तो कल सत्ता में आए, इससे पहले जो लोग सत्ता में रहे हैं, जिन लोगों का लोगों के साथ वास्ता रहे हैं, क्या उनको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? बीजेपी के पूर्व विधायकों को सुरक्षा है, पूर्व विधायकों को है, जिला का कोई अध्यक्ष है उसको है, या जिले में कोई लुटेरा है बीजेपी का उसके पास भी है। हर व्यक्ति के पास जो इनके थोड़े से भी चलते हैं उन सबको गनमैन दे रखे, पंचायत चुनाव जो किसी पद पे नहीं है, जिनका कोई कहीं किसी पद पे नाम नहीं है, उन लोगों को भी ब्लैक कैप कमांडो दे रखे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, है। किसी पद पर नहीं, शपथ नहीं पहुंचे, बेइज्जती कराई नहीं कर। सर पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब तो एक चरण में होने की बात कह रहे हैं, पहले जिला परिषद और पंचायत समिति और उसके बाद सरपंच का। ये भी मतलब इनका मकसद एक ही है, पहले दिन पंचायत का, सरपंच का, उसका चुनाव कराएं, अगले दिन फिर ये कहें कि हम जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का कराएंगे। मतदाता जो है क्या इसी काम लगा रहेगा कि सारा दिन वोट डालता है? एक दिन तो वोट डालने जा सकता है, दूसरे दिन जब वोट डालने जाएगा आप मान के चलो परसेंटेज ऑफ वोट कम हो जाएगा। शराब टाइम की जान मुझको वोटिंग परसेंटेज। हाँ, हम तो हर हालत में हमारा फैसला है कि अब की बार जिला परिषद के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सिंबल पे उतारे, सिंबल पे रखें। मुझे लगता नहीं बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस को सिंबल पे अपना कैंडिडेट उतार पाएगी, ये भागेंगे।